तो हेलो फ्रेंड्स, जेआरसी में आज आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि 2024 का नया साल शुरू हो चुका है। किस तरीके से हम अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। कुछ 5-7 पॉइंट आपके साथ कहूँगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, लेकिन ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। समय आपका इसलिए ले रहा हूँ फिर भी, क्योंकि इन बातों के अभाव में अगर हम काम करते रहते हैं तो फिर रिजल्ट हमारे आ नहीं पाते। क्योंकि हमारे कई साथी हैं जो काफ़ी समय से काम कर रहे थे, उसके अलावा उनको अनुकूल परिणाम जो है वो मिल नहीं पा रहे। तो उसके पीछे हम सोच रहे हैं कि क्या ऐसा कारण होगा कि हमारी मेहनत में कमी है। मेहनत में सर कोई कमी नहीं है, डायरेक्शन में कमी हो सकती है। आप जो काम कर रहे हैं उसकी एक दिशा देने की उसको जरूरत है। कुछ बुनियादी जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें समझने की जरूरत है। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपके साथ वो पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली बात न्यू ज्वाइनिंग के बारे में है। आपको पहला नंबर का पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। न्यू ज्वाइनिंग के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हम अक्सर फोकस करते हैं कि यार नई नई ज्वाइनिंग हो, या फिर उनकी आईडी कार्ड हमारे पास आ जाए, ज्वाइनिंग लगा दी और उसमें हम संतुष्ट हो जाते हैं। असल मायनों में संतुष्टि इसमें नहीं होनी चाहिए। हमें यह समझना होगा बिजनेस बड़ा तब होगा जब आपके नेटवर्क में से ज़्यादा परचेजिंग होगी, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि आपके नेटवर्क से ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम या फिर परचेजिंग वॉल्यूम बनेगा। और वो तब बनेगा जब आपके पास लॉयल कस्टमर्स होंगे, यानी ऐसे बायर्स होंगे जो सामान को इसलिए नहीं ले रहे कि उनके घर में पैसा आएगा, बल्कि वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्हें सामान की क्वालिटी पसंद है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो नेटवर्किंग करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग वो होते हैं जिन्हें सामान पसंद आता है, उसके कारण वो सामान लेते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस जो करेंगे वो करना चाहिए आपको प्रोडक्ट के बारे में। आपको प्रोडक्ट के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी अच्छी बातें, कैसे वो मार्केट के प्रोडक्ट से अलग है। ये बातें अगर आप लोगों के सामने रखते हो तो हर कोई आजकल चाहता है कि मुझे शुद्ध सामान मिले और कम कीमत में मिले। बस अगर आप ये बात उनके सामने रखने में सफल हो जाते हैं कि ये सामान बाजार की कीमतों में कम भी मिलता है, और दूसरा आप प्रूव कर देते हैं कि कैसे करके इसकी क्वालिटी अच्छी है, कैसे साबुन इसके ए क्वालिटी के ग्रेड ए के साबुन है, 75% TFM वाले हैं, कैसे आप प्रूव कर देते हैं कि जो आरसीएम का राइस ब्रांड ऑयल है उसके बराबर कोई ऑयल मिल नहीं रहा उस कैटेगरी में जिसमें मैक्सिमम ओराइजोनॉल पाया जाता है। इसी तरीके से और भी बहुत सी चीज़ें वो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की हैं। अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करते हैं तो 100% आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, और ज्वाइनिंग मिलने से महत्वपूर्ण है आपको एक लॉयल बायर मिलेंगे, लॉयल कस्टमर मिलेंगे जो आपके साथ हमेशा आपके बिना बोले भी सामान लेते आते रहेंगे। और इस तरीके से ही आपका धीरे धीरे ग्रुप बढ़ता है, और जब उन्हें सामान पसंद आता है तो फिर वो भी अपने दूसरे साथियों को और दूसरे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को उसको रिकमेंड करते हैं, आपको उनके लिंक देते हैं। तो इस तरीके से बिजनेस धीरे धीरे बिल्ट होता है। तो इसलिए फोकस हमारा सिर्फ कागजों पे नहीं होना चाहिए कि हमारे पास आईडिया आई कि नहीं आई। हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें प्रोडक्ट की जानकारी के साथ लॉयल कस्टमर्स को बनाना है। चलिए, अब उसके बाद हम ये देखने जा रहे हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा, स्टार्टअप कैसे करें। स्टार्टअप का मतलब यह है कि देखिए, जब आप किसी को बिजनेस समझाते हैं तो कुछ होते हैं उनमें से जो कस्टमर होते हैं, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो आपसे बोलते हैं कि सर हम ना सामान खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि हमें सामान पसंद आ रहा है। हम क्यों खरीदेंगे? क्योंकि हमें सामान बाजार की कीमतों में कम दामों में मिल रहा है। हम सामान क्यों खरीदेंगे? क्योंकि हमें सामान में मिलावट नहीं मिल रही है। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो बोलेंगे सर हमारा सपना कुछ ऊंचा है, हम वो करना चाहते हैं जो हम अचीवर्स को देखते हैं, आज बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हुए हैं, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया नेटवर्किंग के दम पर। हम उस तरह का नेटवर्कर बनना चाहते हैं। हमें सामान पसंद है, नो डाउट सब कुछ हमें पसंद है, लेकिन हमें वो एबिलिटी है कि हम आगे जाकर अपना एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो आपके साथ आएंगे उनका स्टार्टअप कराना बहुत जरूरी है। अब स्टार्टअप में क्या होता है? स्टार्टअप का कहने का मतलब कि उनके जो शुरुआत के 7 दिन होते हैं, सतीश पंडित जी अपने कहा करते थे इस बारे में कि शुरुआती 7 दिन किसी की भी ज्वाइनिंग के बाद के जो होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, यानी उसको वो दिशा देने का काम करते हैं शुरुआत के 7 दिन। अगर आपने उनकी ज्वाइनिंग करवा दी, उनको सामान भी पसंद आया और आप ही खुद लेथार्जी पड़ गए, आप ही खुद आलसी हो गए और आप ही उन पर ध्यान नहीं दे रहे, आप ही उन्हें नहीं बता रहे, तो फिर ऐसे में सर क्या होता है कि उनकी ज्वाइनिंग तो भले ही हो गई, लेकिन बाद में वो क्या कहेंगे कि हाँ एक बार मैं भी जुड़ा था लेकिन मैंने कुछ किया नहीं और इसमें होता भी नहीं है कुछ, वो ऐसा कहेंगे। इसीलिए जरूरी है कि आपका, यानी कि जो भी स्पॉन्सर हैं, जो भी अपलाइन है, उनका एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है। एनर्जेटिक से मेरा कहने का मतलब है कि उन्हें शुरुआत के 7 दिन का एकदम प्रॉपर प्लान बना देना चाहिए अपने साथ नए जुड़े हुए व्यक्ति का, कि कैसे कैसे एक दिन में इन्हें क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, कैसे इनकी लिस्ट मेकिंग करवानी है, कैसे इनको प्लान समझाना है, कैसे करके इन्हें सिस्टम में लाना है, कैसे इन्हें सेमिनार वगैरह दिखाने हैं, कैसे करके इनके माइंड को ओपन करना है, कैसे इनके माइंड को इस तरीके से तैयार करना है कि एक नेटवर्कर का माइंड जैसे तैयार होता है। ये सब चीजें करने का काम एक अपलाइन की जिम्मेदारी होती है। इसलिए सर अपलाइन सिर्फ कहलाने वाली बात नहीं होती है, अपलाइन बनना एक बड़ी जिम्मेदारियों का काम होता है। इसलिए स्टार्टअप करवाना ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और ये अपलाइन की जिम्मेदारी होती है। देखिए, इसमें एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है
कि अपने सतीश पंडित जी कहा करते थे कि आपके पास योग्य व्यक्ति आते हैं, लेकिन वो आपकी अयोग्यता के कारण आपसे दूर चले जाते हैं। उनका कहने का मतलब यहाँ पर यह है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं करना चाह रहा, मैं बोलना चाह रहा हूँ उनके लिए जो असफल होते हैं सिस्टम में। असफल क्यों हुए? इसलिए हुए असफल क्योंकि कल को उनको एक एनर्जेटिक व्यक्ति मिला जिनको उन्होंने स्पॉन्सर किया, अपना प्लान समझाया, और ये व्यक्ति ज्वाइन हो भी चुके हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुई? आप इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं कर सके। आपने ये सोच लिया कि मुझे डाउनलाइन ठीक ठाक मिल गई है। मैं आप कहने का मतलब है मेरा किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं जो असफल हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, है ना। इसे आप पर्सनली ना लीजिएगा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो असफल हुआ है। ये क्या करते हैं? ये व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं। ये व्यक्ति एनर्जेटिक था, ऊर्जावान व्यक्ति था, उसके बावजूद भी इनका बिजनेस इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि इस असफल व्यक्ति ने ये सोचा कि मेरा सारा बिजनेस अब ये अकेला व्यक्ति करेगा जिसे मैंने जोड़ दिया और मैं बैठ जाता हूं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब आपको कोई ऊर्जावान व्यक्ति मिलता है तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उससे दोगुनी ऊर्जा के साथ आप उसके साथ काम करें, ताकि सामने वाले व्यक्ति को भी ये लगे कि मैं जिनके साथ ज्वाइन हुआ हूं मेरा भी उनसे कुछ ना कुछ फायदा होगा, यानी मुझे भी कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिलेगा। तो ये बातें बहुत मायने रखती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें, लेकिन मायने रखने वाली बातें। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान देंगे, अपनी जो डाउनलाइंस है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, उनको स्टार्टअप करवाएंगे। अगला पॉइंट अक्सर पूछा जाता है कि सर बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएं। देखिए, बड़ा नेटवर्क बनाने का मतलब है कि जितना ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपके नीचे सेल होगी, यानी नॉर्मली सामान वगैरह खरीदा जाएगा, उससे कुछ कमीशंस आते हैं और वहीं जाके अल्टीमेटली आपका बिजनेस से आपका एक चेक बनता है। तो बड़ा नेटवर्क होना जरूरी है। अब बड़ा नेटवर्क बनेगा कैसा? कई लोगों की बात होती है कि सर हमारे तो कोई जान पहचान इतनी खास है नहीं, हमारे कोई खास दोस्त है नहीं, कोई खास रिश्तेदार है नहीं, हम किसको बताएं। देखिए, आप अगर जब सच्चे नेटवर्कर अगर आप हैं, अगर आपने नेटवर्किंग 1-2 महीने भी करी है तो इतना तो आप समझ ही चुके होंगे कि आपके जो सगे रिश्तेदार होंगे या फिर जो आपके बहुत अच्छे फास्ट फ्रेंड्स होंगे वो इसको कभी भी नहीं समझ सकते। ध्यान रखना, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, बस वैसे ही आप उन्हें कितना भी अच्छा प्लान दिखा दे वो आपकी बातों पे विश्वास कभी करेंगे ही नहीं और आपकी बातों को कभी सीरियसली लेंगे ही नहीं। जिस अचीवर ने कभी भी अगर बड़ा बिजनेस किया तो ध्यान रखना उस बिजनेस के पीछे उनके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग रहे हैं वो रहे स्ट्रेंजर, यानी ऐसे व्यक्ति जो उनसे पहले से परिचित नहीं थे। वो ना तो उनके रिश्तेदार थे ना तो उनके फ्रेंड थे, यानी कुल मिलाकर वो उनकी लिस्ट में नहीं थे और वही उनको बाद में नेटवर्कर बनाते हैं, बड़ा मतलब एक बड़ा नेटवर्क बना कर देते हैं। तो ये कब हो पाता है कि जब हम एक लिस्ट बनाते हैं और इस लिस्ट को हम इस तरीके से तैयार करते हैं जिसमें हम किसी भी प्रकार से जज नहीं करते पहले से कि ये करेगा या नहीं करेगा। आपकी ड्यूटी क्या है कि आपको सामने वाले को जो आपको समझ में आया वो समझाना है। और समझाने में मैं फिर बोलना चाहूँगा कि कॉपी पेन लेके प्लान समझाने से बेहतर है कि आप प्रोडक्ट्स को समझाओ, क्योंकि हर कोई व्यक्ति प्लान समझने में उत्सुक नहीं होता पहले दिन। आप जब उन्हें प्रोडक्ट दिखाओगे, प्रोडक्ट में जब वो यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट में उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, तो फिर धीरे धीरे वो आपसे खुद पूछेंगे कि इसका प्लान क्या है। तो इसलिए बड़ा नेटवर्क बनाने का एक ही तरीका है, अपनी लिस्ट को इस तरीके से बनाएं कि आपको उसमें जज करने की जरूरत नहीं है। जितनी लंबी आपकी लिस्ट बनेगी उतना बड़ा आपका नेटवर्क बनेगा, क्योंकि क्या है, आपकी लिस्ट में 100 लोग हैं और हर उन 100 लोग, मान लेते हैं 50 लोग ही आपकी लिस्ट में, इन 50 लोगों में हर एक व्यक्ति के 50-50 लोग हैं, तो आप चौंक जाएंगे सोच के कि कैलकुलेशन करके कि कितना बड़ा अमाउंट हो जाने वाला है। आपके पास सिर्फ 10 ही लोग अगर बाई चांस हैं और हर एक व्यक्ति के पास फिर 10-10 लोग हैं, तो आपके पास 100 लोग हो गए, आप समझ लीजिए। तो कहने का मतलब है एक व्यक्ति से ही अनेक व्यक्ति बनते हैं, है ना। बिंदु ही छोटी हमारी जो ये व्यष्टि होती है उसी से समष्टि का निर्माण होता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ आगे रॉयल्टी पर कैसे पहुंचे। बहुत से हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे जो साथ काम करने वाले जो व्यक्ति लोग हैं, वो पूछते हैं कि रॉयल्टी पर कैसे पहुंचे सर, क्योंकि रॉयल्टी काफ़ी प्रेस्टिजियस मुकाम माना जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि रॉयल्टी से ऊपर की आप सोचें, आप टेक्निकल के बारे में सोचिए, आप स्टार पर्ल के बारे में सोचें, पर्ल के बारे में सोचें, आप प्लेटिनम के बारे में, सफायर के बारे में, रूबी के बारे में, इस तरह की पिन्स के बारे में सोचें जिसमें कम से कम 80,000 1 लाख पर मंथ की इनकम लगभग आपकी आने लगती है। लेकिन सर ये काम पहले दिन से नहीं होता। जब आप अपना नेटवर्क वगैरह बना लेते हो, जब आप इन नेटवर्कर्स को सुनते हो, जब आप बुक्स पढ़ते हो, बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड बुक्स जो होती हैं उसे पढ़ते हो और इस नेटवर्किंग के जो बारीक चीजें होती हैं उन्हें समझते हो, ऊपर से नहीं। ऊपर के लिए तो मार्केट में बहुत सी चीजें फैली पड़ी हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम भी कर रही है। हमें गहराई में जाकर समझना होगा, हमें बिजनेस के फंक्शन को समझना होगा। आपको समझ नहीं आता, अपने अपलाइन को बैठाइए, उनसे पूछिए कि कैसे समझूं मैं इस बात को, क्योंकि जिस दिन आपके बात क्लियरली समझ में आ जाएगी फिर उस दिन आपको चाहे कोई कुछ भी बोल दे, आप बिजनेस को कभी छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता है कि बहुत बड़ी चीज आपके हाथ में लग चुकी है। लेकिन उसका इस्तेमाल तभी आप कर पाओगे जब आपको उसके बारे में प्रॉपर जानकारी होगी। वो जानकारी कैसे होगी, मैंने आपको बताया, बुक्स पढ़ सकते हैं और अपने अपलाइन को साथ में लेकर चलें, उनकी मदद लेते रहें, अपने डाउनलाइन से भी सीखने की कोशिश करें और इस तरीके से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका नेटवर्क बिल्ड हो रहा है और रॉयल्टी के लिए आपको काम करना नहीं पड़ेगा। अगर आप
तरीके से काम कर रहे हो, सिस्टमेटिकली मेहनत से ईमानदारी से काम कर रहे हो, ऑटोमेटिकली इस तरह की पिन्स, रॉयल्टी हो, टेक्निकल हो, सफायर हो या रूबी हो, ये आएंगी और जाएंगी, ये आती जाएंगी। आप सीधे सीधे इन चीज़ों को, लेवल्स को पार करते रहेंगे, आपको इनके बारे में सोचना तक नहीं पड़ेगा। तो ये तभी हो पाएगा जब आप कहते हैं ना सर कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब आप कर्म को इतनी तरीके से करो कि आपको फल की चिंता ना हो, और आप देखोगे कि सच में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम अक्सर सुनने को मिलता है कि बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में कैसे लिया है। ऑटो पायलट मोड में ले आने का मतलब है कि हम अब कुछ ना करें और बिजनेस होता रहे। तो मैं सर मानता हूं कि ऐसा जिस दिन हो जाएगा, ये समझिए कि बहुत बुरी चीज़ है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी पैसा आ रहा। ये हमें कहीं ना कहीं एक तरह से अकर्मण्य बनाएगा। ऐसा हम चाहते भी नहीं यार, ऐसा हम कभी सपने में भी हमें सोचना नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ हो कि हम कुछ ना करें, हमें अर्निंग होते रहे। ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, एक काम हो सकता है कि आपकी जो पहले मेहनत जो बहुत ज़्यादा थी, अब वो मेहनत आपकी दूसरी डायरेक्शन में लग गई। पहले आप नए नए लोगों को मिलने जाते थे, अब आप उन लोगों के नए प्रोस्पेक्ट से मिल रहे हैं, आप उन लोगों को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन काम तो सर आपको लास्ट तक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि काम करना वो एक इंसान को एक शोभा देता है अगर वो कोई काम कर रहा है तो। ठीक है, तो बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में लाने के लिए आप ये मत सोचिए कि पहले महीने दूसरे महीने में ही बिजनेस ऑटो पायलट मोड में आता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, चाहे वो नेटवर्क कर रहे हो या उन्होंने कोई इंडस्ट्री खोली है, कुछ भी बिजनेसमैन रहे हो, एंटरप्रेन्योर जो रहे हो, उन्होंने बड़े बड़े मुसीबतों को झेला है, बड़े बड़े संघर्ष किए हैं, और उसके बाद वो आज बड़ी बड़ी कंपनीज बनाते हैं। तो बिजनेस ऑटो पायलट मोड में आता है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे उसकी मेहनत रहती है इंसान की। तो जब आपकी मेहनत इस लेवल की हो जाएगी तो बिजनेस ऑटोमेटिकली, जब आपके जैसे ही, क्योंकि आपकी डाउनलाइंस वगैरह किसको देख के सीखेगी? आपको देख के। अगर आप बहुत एनर्जी से काम कर रहे होंगे, अगर ईमानदारी से काम कर रहे होंगे, तो वही इफेक्ट आपकी टीम पर पड़ता है। तो आप एक थे, लेकिन अब आपके जैसे अनेक लोग आपकी टीम में हो जाते हैं, और ऐसा जब जब होने लगता है, लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को सामने रखकर उनके लिए काम करने जब चालू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो नेचर है वो उनके लिए भी रास्ता बनाता है और उनको भी काम का मौका मिलता है और उनको भी अच्छे रिजल्ट उसके मिलते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा आरसीएम बिजनेस के रिगार्डिंग, 2024 में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आपको पता होगा अभी हाल ही में, पिछले ही साल हमारे उसमें आरसीएम के प्लान में कुछ अच्छे चेंजेस हुए थे, जिसमें कुछ नई नई चीज़ें आई थी। हमारे पास परचेजर्स क्लब बना था, कंसिस्टेंसी प्लान बना था। आपको जरूर पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी प्लान क्या है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे कर कर किसी व्यक्ति को सामान खरीदते रहने के बाद कंपनी कैसे 5-6 महीने बाद फ्री प्रोडक्ट्स दे रही है। 1000 रुपये का, 2000 रुपये का आप सामान लेने जाओ, आपको सामान तो मिल जाएगा, लेकिन दुकानदार आपसे पैसे नहीं लेंगे वहां वंडरवर्ल्ड क्विक वाले। ये जादुई चमत्कार कैसे हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए आपको कंसिस्टेंसी प्लान समझना होगा। मैंने पहले वीडियो भी बना रखा है, तो उम्मीद करता हूं कि कंसिस्टेंसी प्लान तो आपको पता ही होगा। बस सिर्फ मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, वो ये है कि जब भी आप किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन करवा रहे हों, और उस समय अगर आपको पता है कि मेरा कंसिस्टेंसी प्लान हो गया और मुझे फ्री प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो जब भी आपको पता है कि मुझे फ्री प्रोडक्ट लेने आज वंडरवर्ल्ड क्विक में जाना है, तो कोशिश करें कि अपने साथ ऐसे व्यक्ति को जरूर लेकर जाएं जिनको आप चाहते हो कि इन्हें मैं समझाऊं। उनको लेकर जाओ। आप जब वहां जाओगे, आपको वंडरवर्ल्ड क्विक के जो ओनर होंगे वो खुद आपको सामने से बोलेंगे कि सर आपका फ्री प्रोडक्ट आया हुआ है, आपका फ्री प्रोडक्ट आया हुआ है। सामने वाला व्यक्ति जो आपके साथ आए होंगे वो एकदम चौंक जाएंगे कि फ्री प्रोडक्ट का मतलब क्या। तब वो देखेंगे कि आपने लिया 2000 का सामान और सामने वाले जो पिकअप सेंटर के ओनर है उन्होंने आपसे 1 रुपया नहीं लिया, सिर्फ OTP मांगा और आपको 2000 रुपये का सामान तो दे दिया, लेकिन रुपया आपसे एक भी नहीं लिया। तो ये अपने आप में सामने जो आपके साथ आए व्यक्ति ने सोचने पर मजबूर करेगा कि ऐसी आखिर क्या चीज़ है कि इसमें हमने फ्री का सामान लिया, हमें सामान पूरा मिल गया, 1 रुपया तक देना नहीं पड़ा, और सामने जो देने वाले दुकानदार है उनके मुंह पे एक शिकन तक नहीं है, वो खुश हैं उल्टा इन्हें फ्री का सामान देते हुए। तब चीज़ सोचने पे मजबूर करती है। तो इसीलिए मैंने आपको जो बताया, फ्री प्रोडक्ट का जब भी फायदा लेने जा रहे हो, कोशिश करें कि अपने साथ जरूर किसी अन्य व्यक्ति को भी लेकर जाएं ताकि उन पर भी एक पॉजिटिव इसका असर पड़े। बस यही चीज़ें हैं सर जो मैं आपको कुछ बताना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। इसके अलावा आपकी कुछ क्वेरीज हो सकती हैं। देखिए, मैं जानता हूँ कि नेटवर्किंग में, मार्केटिंग में जब हम काम कर रहे होते हैं, नेटवर्क मार्केटियर्स जो होते हैं, हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए, इस तरह के चैलेंजेस का सामना करते करते ही कोई व्यक्ति अगर आज फर्श पर है तो वो अर्श पर इसीलिए पहुंच पाता है क्योंकि उसने इन संघर्षों का मुकाबला किया है। ये संघर्ष अगर आपको मिलते हैं, इस तरह की कठिनाई अगर आपको मिलती हैं, तो उसका एक ही मतलब है कि ये आपको तराश रही है। जैसे हीरा सर, हीरे और कोयले में खास फर्क मात्र इतना ही है कि हीरा तराशा जाता है। हीरा बहुत अधिक तापमान और बहुत अधिक दाब के अंदर रहता है। कोयला ना सर, कोयला और हीरे में बुनियादी फर्क कुछ नहीं है। अगर हम केमिस्ट्री के अनुसार देखें, जो रसायन विज्ञान कहता है, वो कहता है कि हीरे का और जो अपना कोयला है, दोनों के दोनों कार्बन के ही अपर रूप हैं। उसके अनुसार, मैं केमिस्ट्री के अनुसार बता रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हीरा हीरा है, इतना कीमती है, और कोयला कोयला है, गैर कीमती है। ऐसा क्यों? तो उसका एक, अगर हम एक नजरिए से सोचे उसके बारे में, तो उसका एक कारण हम ये भी दे सकते हैं कि हीरा बहुत अधिक तापमान और बहुत अधिक गहराई में, यानी बहुत अधिक दाब में हमें मिलता है,
जबकि कोयला ऊपरी सतह पर ही मिल जाता है। इसका कहने का मतलब है कि जब उस व्यक्ति पर दबाव पड़ता है, जब उस पर बहुत अधिक तापमान, बहुत अधिक दबाव उस पर पड़ रहा है, इसका एक ही मतलब है कि वो उन कठिनाइयों से अपने आप को मजबूत बना रहा है और हीरे की तरह मजबूत बना दे रहा है, जो कि आप जानते हैं कि सबसे कठोरतम धातु आज की डेट में हीरे को माना जाता है। तो बस मैं यही बात कहना चाह रहा था कि अगर हमें भी हीरा बनना है तो हमें भी उन कठिनाइयों से तराशना जाना पड़ेगा, उन कसौटियों से हमें भी गुजरना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम कोयले के कोयले रह जाना चाहते हैं, तो फिर ज़रूरत नहीं है, फिर जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। अभी के लिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में भी आएंगी। कोई आपके डाउट्स हो, कोई आपको प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उसका जवाब देने की आपको जरूर कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय सिंह।